आज सबसे पहले तो मैं सोल इंस्टीट्यूशन को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है अल्टीमेट लीडरशिप का, वो अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ बैठे हुए जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, कल से सभी क्षेत्रों के अलग अलग अनुभवी लोगों से कोई ना कोई विषय सुन रहे हैं। मेरे परिचय में भी बताया गया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर रहा, तो मेरा कभी बहुत अच्छे लॉयर्स के साथ काम करने का, जुड़ने का अनुभव रहा। एक ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस मेरे ध्यान में आया कि मेरे को राम जेठमलानी साहब को असिस्ट करने के लिए कोई मैटर मिले। अब जिस समय मेरे को उनके साथ काम करने का अवसर मिला, लगभग उनकी उम्र 82-83 होगी और मेरी 42-43 होगी। इतना बड़ा उनका कद था। तो लगभग महीने भर के बाद एक ऐसा अवसर आया कि मुझे उनके साथ ट्रैवल करने का अवसर मिला। ट्रैवल करने का अवसर मिला तो मैं उनके साथ बैठा, तो उन्होंने एक किताब खोल के पढ़ना शुरू किया। मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी, मैंने कहा ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? तो किताब पढ़ रहे थे द 8 हैबिट फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस। किसकी किताब है? गुड 7 हैबिट्स तो स्टीफन कोवी की है, बाद में उन्होंने 8 हैबिट्स पे लिखी। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट ये था कि 82-83 ईयर का व्यक्ति जिसने अपने कैरियर के पीक को प्राप्त कर रखा है, वो वापस से 82-83 में गुड हैबिट की किताब पढ़ रहे थे। ये सीखने लायक बात है। उनको कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन लाइफ में लगातार सीखने का जब भाव होता है तभी अल्टीमेट लीडरशिप पैदा होती है। मैं आज जब सोल के प्रिंसिपल्स को देख रहा था, क्योंकि किसी भी संस्था में जाओ तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखना जरूरी होता है, तो 3 चीजें वहां पर लिखी हुई थी: एक्सीलेंस, उत्कृष्टता, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, अल्ट्रुइज्म, सेवा। अब कहने को तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह जाते हैं, मैं भी आपको कुछ कहूंगा, लेकिन जीवन जो है वो आचरण से दिखता है। गीता में अध्याय 3 में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, सब लोग उसका पालन करते हैं, अनुवर्तन करते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा ही एक घटना घटी। मैं तो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकर्ता था और 2014-2015 से बहुत राज्यों में काम करते हुए प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी सभाओं के लिए अरेंजमेंट का कार्य किया। लेकिन कितना ही बड़ा चुनाव हो, कितना ही सभाएं हो, कहीं बाहर से जाकर के भी आना हो, मैंने एक मीटिंग नहीं देखी जिसमें मोदी जी 1 मिनट के लिए भी लेट हुए हो। ये जो एक्सीलेंस है, ये स्वभाव से आता है। आपको स्वभाव में दिल्ली से जम्मू, जम्मू से आसाम, आसाम से कहीं जाना है, आप नियत समय पे तैयार होना, नियत समय पे अपने शरीर को ठीक रखना, अपने भोजन, तो जो अनुशासित चीज है, अनुशासन जो है, उत्कृष्टता जो आती है, ये किताबों से नहीं आती, ये जीवन को धारण करने से आती है। अब जीवन को धारण करने की बात है तो लाइफ में मेरा एक सुझाव जरूर होगा
जैसी आपकी रुचि हो, जैसी आपकी प्रवृत्ति हो, वैसी कोई ना कोई पुस्तक को अपना दोस्त जरूर बनाना। मेरे को भी कुछ किताबें बहुत पसंद हैं। पतंजलि का योग सूत्र, आजकल दुनिया उसको, इस योग जीवन पद्धति को अपनाना चाहती है, लेकिन वो जब अपना योग सूत्र के प्रारंभ करते हैं तो पहला श्लोक ये है, योग अथ अनुशासन। क्वेश्चन ये आता है कि ये अनुशासन क्या है? क्या ये सेना का अनुशासन है? क्या ये कॉर्पोरेट का अनुशासन है कि पर्टिकुलर ड्रेस पहन के पर्टिकुलर सूट में आना है? क्या ये अनुशासन कोई सेवक और मालिक का है? ये अनुशासन क्या है? अनुशासन का अर्थ है जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें अपने आत्म संतुलन का हमारा क्या तरीका है, जिस शरीर को धारण करके आप हैं उसके साथ अपने आंतरिक संबंध का क्या रिश्ता है। और जब ये दोनों रिश्ते हमारे बहुत सघन होते हैं, इसीलिए तो उनके अष्टांग योग में यम और नियम आते हैं, 5 यम 5 नियम। लेकिन इसको करते रहने के लिए करना क्या होगा? मैंने 2 उदाहरण आपको दिए, दोनों बड़े महान लोगों के दिए। मैं बहुत सारे लोगों को, जिन्होंने जीवन में अल्टीमेट लीडरशिप को खड़ा किया है, उनके जीवन से अगर आप देखोगे तो खड़ा करने से पहले उन्होंने अपने जीवन को गढ़ा है, बनाया है, और बनाने के बाद ही उसका प्रकटीकरण होता है। और इसलिए पतंजलि एक जगह कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। 2 चीजें जीवन में जरूर चाहिए होती हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। तो आप लोगों के कहोगे कि हमें तो सब बाहर छोड़ के आओगे आप, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र थे, मतलब मेरा बड़ा अच्छा संबंध था, सन्यासी भी थे, बाद में सांसद हो गए, चांदनाथ जी। एक बार मैंने उनसे ऐसे एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा महाराज जी आप ये बताओगे कि ये सब कुछ छोड़ के चला जाया जाए? उन्होंने कहा जाने के बाद भी छोड़ने की याद आई तो ना इधर के बचोगे ना उधर के बचोगे। तो मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा कि छोड़ के भी अगर आप जाओगे क्या करोगे? जंगल में जाके किसी जानवर को प्रेम से पालोगे, किसी पक्षी को दाने खिलाओगे। तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर छोड़ना क्या है? छोड़ना ऐसा है कि हमारे एक साथी थे, बहुत मेडिटेशन करते थे। तो जब वो बैठते और लोग ऐसे कराते भी हैं तो कहते थे कि लोग बैठ तो जाते हैं आंख बंद करके, लेकिन थोड़ी देर में कोई कार का ब्रेक लगने की आवाज़ आती है। तो ब्रेक लगने की आवाज़ आती है तो कहते हैं अरे मेरी कार का भी ब्रेक ऐसा ही है। फिर दूसरा विचार आता है, नहीं मॉडल भी पुराना हो गया है। फिर तीसरा विचार आता है, बेचना तो ठीक रहेगा, लोन कहाँ से लाएंगे, इतना तो आ ही सकता है। तो आप बैठे तो थे अपने मन को शांत करने, और पहुंच गए नई कार किस पे? केवल एक ब्रेक पे। तो ये छोड़ने का अर्थ ये नहीं होता है, वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता है। दुनिया भर के विचारों में से अपने आप को शांत करके रहना, और उसके लिए ये कहा है अभ्यास वैराग्याभ्य तन निरोध है। अभ्यास के द्वारा ही, अभ्यास जो है वो साधन है, किसी भी चीज का कर लो, हमारे चाहे इंडस्ट्री लगाने का कर लो, चाहे प्रशासक बन के कर लो, चाहे राजनीति में कर लो, चाहे वकालत कर लो, अभ्यास इज इम्पोर्टेंट है।
कई बार लोग कहते भी हैं, नौजवान मैं जब बात करता हूँ तो प्रश्न करते हैं, और साहब गलत हो जाए तो भाई आप तो ड्राइविंग सीट पे हो, गाड़ी नीचे उतर गई, वापस से थोड़ा शांत रहो, ऊपर चढ़ा लो, उसमें मना कौन कर रहा है। लेकिन ये ध्यान में होना चाहिए कि मेरी गाड़ी नीचे उतर रही है, सड़क पे चल रही है। बहुत लोगों को तो यही ध्यान नहीं रहता। इसलिए अभ्यास का अर्थ है इंटरनल प्रैक्टिस, और वैराग्य यहाँ पे पातंजलि जो कहते हैं वो है अनासक्ति। उसका एक तरीका है, और ये मुझे लगता है कि सोल जैसा इंस्टीट्यूशन ही इसको कर सकता है। अभी क्या होता है, मैं अभी जैसे बोल भी रहा हूँ तो 2-4 लोग ऐसे व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, है ना, थोड़ी देर बाद अभी नीचे रख लिया। लेकिन मैं बताऊं, हमारे पास दुनिया भर के विचार आते रहते हैं। हम मानते हैं विचारों का एकत्रीकरण ही ज्ञान है। विचारों का एकत्रीकरण ज्ञान नहीं है, विचार के प्रति सजगता ही अभ्यास है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास आप जैसे कुछ बच्चे आए, उन्होंने कहा जी, क्योंकि उनको लगा कि एक मिनिस्टर के साथ हम फेलोशिप कर रहे हैं, पॉलिटिकल कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप करनी है। मैंने उन्हें एक प्रयोग किया और मैंने करवाया भी। मैंने कहा सुबह उठ करके मैं 2 न्यूज़पेपर आपको देता हूँ, 2 न्यूज़पेपर दूसरों को देता हूँ। ये जो न्यूज़ आती है ना, इस पे 3 चीज़ें लिखो। पहला, इस न्यूज़ में सही क्या है। दूसरा, इस न्यूज़ में गलत क्या है। तीसरा, मेरा प्रेडिक्शन 30 दिन बाद इस न्यूज़ के लिए ये है। उदाहरण के लिए, है ना, 30 दिन बाद ये है। 30 दिन बाद जब मैंने उनके साथ बैठा तो उनके 40% जो अनुमान थे वो ठीक थे, 60% गलत थे। लेकिन मैंने कहा ये जो सब कुछ आता है विचार, केवल इसको लेकर के और पास ऑन कर देना, ये आधुनिक विश्वविद्यालय सिखा सकते हैं। लेकिन जो विचार आता है उसके ऊपर विश्लेषण पैदा करना, विश्लेषण पैदा करके अपना एनालिटिकल जवाब देना, ये सोल जैसा इंस्टीट्यूशन पैदा कर सकता है। अल्टीमेट लीडरशिप इसी से आता है। अल्टीमेट लीडरशिप विचारों की सजगता से आती है, और इसलिए अल्टीमेट लीडरशिप बनना है तो कॉपी पेस्ट और कट से निकल करके विचारों की सजगता पे निकलना होगा। और विचारों की सजगता मैं वापस से इसलिए फिर आता हूँ, विचारों की सजगता जब होगी जब हम एक ब्रेक लगने पे कार खरीदने ना जाए, ब्रेक लगाए, विषय यहीं खत्म हो गया, अपन अपने मन को कंट्रोल करके रखें। दिस इज द वे टू लिव अ लाइफ। लेकिन इसके लिए अभ्यास करना होगा, कंटिन्यू। अभ्यास कभी जीवन में कभी समाप्त नहीं होने वाली चीज है, कंटिन्यू। जो बहुत बड़े स्पिरिचुअल पथ पे भी गए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, उनकी भी दिन की माला बंद नहीं होती। जो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, उनका भी इनोवेशन का तरीका बंद नहीं होता। जो बहुत बड़े पॉलिटिक्स के स्तर पे हैं, उनको भी मैं देखता हूँ, उनका भी नित्य अपने पॉलिटिकल कार्य बंद नहीं होता, छोटे से छोटा बंद नहीं होता। बड़ा बनने का अर्थ ये नहीं कि अब कुछ नहीं करना है। बड़ा बना रहने के लिए अपने को निरंतर, कंटिन्यू, सतत। दूसरा, बोधपूर्ण। ये बड़ा कठिन शब्द कह दिया मैंने। हमारे एक प्रकरणों में आता है, काम को निपटा देना और काम को करना। काम को करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, बोधपूर्ण। और उसके लिए अपनी इंटरनल स्ट्रेंथनिंग तो करनी ही होगी। और इसलिए बहुत अच्छा कई बार ये होता है, कोई भी व्यक्ति बाहर से
बड़ा नहीं हो सकता, अपने टीचर खुद को ही होना पड़ता है। एक 20 दिन के लिए अपनी डायरी जरूर लिखिए, मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और क्या कर सकता था। बस 3 चीज़ें लिख करके सो जाना, पर लिख नहीं पाओगे क्योंकि आज तो थक बहुत रहा हूँ, आज मूड नहीं हो रहा है, आज लिखूंगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कल से लिखेंगे। हमारा जो मन होता है, जो आज कह कर के सोच बोलता है कि कल 4 बजे उठूंगा, 4 बजे का वाला मन कोई और होता है, वो आज वाले से अलग होता है। नहीं नहीं, संडे से करेंगे। तो ये अभ्यास का विषय है, और इसलिए जब आप इस तरह के एनालिटिक्स करते हो, हम अपने जीवन में कई बार जीवन जीते हुए यंत्रवत हो जाते हैं, मशीन बन जाते हैं। हमें लगता है शेड्यूल बना दिया, वही अब जीवन होना चाहिए। और हमारे फिर क्या होता है, प्रकटीकरण जो है हमारे व्यवहार में, हमारी भाषा में, हमारे तनाव में, हमारे डिप्रेशन में आने लगता है। अगर टाइम टेबल लेकर ही जीवन जीना था तो जिसने बनाया है जीवन वो टाइम टेबल भी साथ भेज देता। किसी का टाइम टेबल बनेगा, बनाना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, अनुशासन होनी चाहिए, लेकिन अंदर से आनी चाहिए। फोर्सफुल और यंत्रवत जीवन जो है वो कभी भी हमारे जीवन को बना नहीं सकता। इसलिए आपको लगा होगा कबीर साहब इतने बड़े बने, मैं तो उनके जीवन को देखता हूं, लेकिन रहे वो तो बुनकर थे, फिर भी बड़े बने। कारण आप ये मान करके चलो कि बड़ा बना संपूर्ण नहीं होता है, संपूर्ण बनकर आदमी अपने आप बड़ा हो जाता है। मैं एक कभी कभी कई अच्छी जगहों पे जाता हूं, तो हमारे एक सांख्य योग के बड़े प्रवर्तक हैं, एक दिन मैं उनके पास गया तो मैं बहुत चिंतित था। उन्होंने मुझे एक वाक्य कहा, और वो वाक्य मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण कहा। उन्होंने कहा, भूपेंद्र, चिंता मत करो। तो ये तो सभी कह देते हैं, पर जो बड़े आदमी थे उनका दूसरा वाक्य बहुत अच्छा था कि भूपेंद्र, चिंता मत करो, चिंता का समाधान करो। ये आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। हम हर बात की समस्या लेकर के आते हैं, हम हर कभी सॉल्यूशन नहीं लेके आते हैं। तो उन्होंने पहला कहा चिंता मत करो, चिंता का, पर दूसरा वाक्य और बहुत महत्वपूर्ण कहा उन्होंने, चिंता भी उतनी करो जितनी आपके बस में हो। हम बहुत बड़ी बड़ी बातों की चिंता करते हैं, अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी चीज को संभाला। और ये मैं तो कहता हूं सीखा जा सकता है अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास की चीजों से। संसार में व्यक्ति जो बड़ा बनना चाहता है वो 3 चीजें चाहता है। बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही होगी, क्या 3 चीजें हैं कुछ, लेकिन मैं ये मानता हूं हर व्यक्ति लंबे से लंबा जीना चाहता है, अमर होना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। दूसरा, हर व्यक्ति शक्तिशाली होना चाहता है, पैसा हो, फेम हो, ताकत हो, दौलत हो, जो 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 यो ये यस 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 सब हो। और तीसरा, हर आदमी अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहता है। हमारी सबकी इच्छा होती है, लेकिन ये तीनों चीजें जब दूसरे में खोजने जाते हैं, बाहर खोजने जाते हैं तो निराश होते हैं। जब अपने अंदर खोजते हैं तो इन तीनों चीजों को पाया जा सकता है। ये सबसे बड़ा जीवन का मंत्र है। इनर स्ट्रांग अगर होगा, अब ये जिया कैसे जाए इतने बड़े संसार में, इतनी तकलीफें आती हैं। आप कह रहे हो कुछ छोड़ के भी मत जाओ, सबके बीच में रहो, मन को भी कंट्रोल करके रखो, अभ्यास भी करते रहो, तो इसको जिया कैसे जाए।
देखो, वैसे तो भारत बहुत बड़े विजडम का केंद्र रहा है। हमारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स में बहुत सारे समाधान कहे हैं, पर मैं चूंकि आपको क्वेश्चन आंसर का ज़्यादा समय देना चाहता हूँ, इसलिए लास्ट में मैंने चूंकि पतंजलि योग सूत्र पे ही आज अपने को सीमित रखा है, तो एक श्लोक बोल के और उसका अर्थ बता करके मैं अपने विषय को भी समाप्त करना चाहूँगा। एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसको बौद्ध धर्म में ब्रह्म विहार भी कहते हैं, और ऋषि पतंजलि ने कहा है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। मैं फिर दोहराता हूँ, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनाश्चित्त प्रसादम। अब आप कहोगे ये क्या कह दिया? सबसे पहले वो कहते हैं मैत्री। हम जब भी संसार में होते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनमें अच्छे गुण हैं, जो हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं। उन सब लोगों के प्रति हमारा एटीट्यूड फ्रेंडली होना चाहिए। हम कभी अकेले आगे नहीं जा सकते, हम कभी अकेले सब कुछ नहीं पा सकते, हम अकेले में पूर्ण नहीं होते, हम सामाजिक हैं, और हम इसलिए मैत्री भाव रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर करुणा क्यों? तो वो कहते हैं, और इसका अर्थ है कि जो दुखी है उसके प्रति करुणा रखो। हम बड़े खुश होते हैं कि ये तो दुखी है, चलो इनके तो बैठना ही पड़ेगा, थोड़े दुखी हैं, हाँ? लेकिन हम उनके प्रति करुणा का हाथ नहीं बढ़ाते। संसार में घृणा नहीं करनी है, जो दुखी है उसके प्रति करुणा रखनी है। और कोई भी तरक्की करता है, उसने इतनी तरक्की कर ली, छोड़ो ना, उसके परिवार को तो मैं जानता हूँ। आपको कौन कह रहा है बायोडेटा बताने के लिए? अरे किसी ने तरक्की कर ली तो उसको बधाई दो, प्रफुल्लित हो। अच्छा, इसने इतनी तरक्की कर ली, मेरे साथ तो ऐसा नहीं दिखता था। अरे नहीं दिखता था, नहीं दिखता था, अब तो कर ली ना। प्रसन्नता रहनी चाहिए, मुदिता, मुदित, कईयों का नाम भी। यहाँ कोई मुदित है? नो मुदित इज हियर। तो अपने अंदर मुदिता को लाओ। मुदिता, मैत्री करुणा मुदिता, और एक है उपेक्षा। मेरे को किसी ने बहुत अच्छा कहा, और हमारे एक वरिष्ठ आदमी ने, कि जी वो आपकी बुराई कर रहे थे। बोले कब बुराई कर रहे थे? बोले जैसे ही आप 5 लोगों के साथ बैठे थे ना, कमरे से जैसे ही निकल के गए, आपकी बुराई शुरू कर दी। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो, जहाँ 4 आदमी में 1 आदमी निकल के जाता है तो 3 लोग वापस उसकी बुराई करना शुरू करते हैं। राजनीति में हम जवाब उतना ही देते हैं जितना कोई मंच से बुराई करता है, बाकी की चिंता नहीं करनी। तो हम बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों की चिंता शुरू कर देते हैं। यहाँ पतंजलि बहुत सुंदर कहते हैं, मैं तो इसको अपनी लाइफ का सूत्र मान के चलता हूँ कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। जो आपकी लाइफ में कुछ ऐड कर सकते हैं उनके प्रति फ्रेंडली, जो दुखी हैं उनके प्रति कंपैशन, जो भी तरक्की कर गया। अच्छा, अपनी क्लास में कोई फर्स्ट आ गया, क्या गलत हो जाएगा कि आप उसको फ़ोन कर दोगे कि भाई बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम देखो सबसे अच्छा है। आप फर्स्ट आएगा, आप कहोगे रात भर तो परेशान करता था, नोट्स मुझसे लेके गया, कैसे फर्स्ट आ गया? और आप नहीं कहोगे, बात उसके पास पहुंच जाएगी। कोई तरक्की कर जाए, क्या कॉन्ग्रेचुलेट करने में क्या जाता है भाई? प्रसन्न रहने में क्या जाता है? 90% हमारी जिंदगी में चीज़ें रखते हैं कि हम दूसरे की खुशी से खुश नहीं है। तो मैत्री करुणा मुदिता, और जो कुछ भी है उसकी उपेक्षा कर दो। तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य अपुण्य, इसी से ही सुख दुख पैदा होता है, इसी से ही पुण्य अपुण्य के जैसे विषय पैदा होते हैं। भावनाश्चित्त प्रसादम, केवल इतनी भावना रखो, आपका चित्त आनंद की अवस्था में रहेगा। और मैंने आई थिंक मेरा मार्च 2021 का स्पीकिंग ट्री का एक आर्टिकल है, जिसमें मैंने खूब सोच के एक दिन लिखा कि लाइफ में कॉम्पिटिटिव मत बनो।
कंट्रीब्यूटरी एटीट्यूड लेके आओ। हम कॉम्पिटिटिव होते हैं तो दूसरे से होते हैं, हम कंट्रीब्यूट करने की बात करते हैं तो हम अपनी वैल्यू स्ट्रेंथनिंग करते हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन में इतना काम करता हूँ, राजनीति में भी किया, वकालत में भी किया, सब में किया। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे को जो रोल मिला है उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और आप देखो महाभारत की पूरी लड़ाई में भगवान कृष्ण के पास क्या भूमिका थी? एक रथ चलाने की। कंट्रीब्यूशन छोटा बड़ा नहीं होता है, विजडम बड़ी होती है। विजडम जो होगी तो आपके छोटे कंट्रीब्यूशन से भी आपको बड़ा बना देगी। केवल कंट्रीब्यूशन बड़ा बनने से नहीं होता है, आपकी ताकत के साथ होता है। और इसलिए अंत में मैं बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो मैं हमेशा अपनी इंस्पिरेशन पोएम मान के चलता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर के लिए समय रहेगा। वो पंक्तियां हमेशा मेरे को याद रहती हैं। और आप लोग तो अभी यंग हो, अल्टीमेट लीडरशिप की ओर आपका जीवन बढ़ने वाला है। तो मैं पंक्तियां इतनी ही कहना चाहूँगा कि गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अरे अभी विश्राम कहाँ, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। आपकी मीलों लंबी इस यात्रा में आप अपनी विजडम के साथ चलें, अपने अंतर्मन के साथ चलें, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा जैसे भाव को रखें। इतनी मैं शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरा भाई या जी। नमस्कार सर, मेरा नाम नन्ही दीक्षित है। मैं दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से हूँ। सर आपको मैं बहुत पहले से सुनते आ रही हूँ। 2022 में नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट में भी आपको सुनने का मौका मिला। आप हमेशा ये कहते हैं कि पर्यावरण के लिए अगर आपको कुछ करना है तो पहले खुद से शुरुआत करनी, खुद के लाइफस्टाइल में। सर तो छोटे से बहुत शॉर्ट में बताऊंगी सर। दंतेवाड़ा में हम लोग पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं। शहीदों के नाम पे हमने एक वन विकसित किया है और एक पेड़ शहीदों के नाम की अभियान चलाते हैं, जिसके तहत हर महीने 19 से 25 तारीख को हम शहीदों के नाम पे पौधारोपण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। अब तक सर हमने 1000-1200 पौधे वहाँ लगा चुके हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, एज एन एनवायरनमेंट मिनिस्टर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि पर्यावरण और विकास साथ साथ चले। बट सर कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसमें समहाउ हमको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एनवायरनमेंट के साथ करना पड़ जाता है। ऐसे में लोग बिना सोचे समझे आंदोलन कर रहे, क्रिटिसाइज करते हैं चीज़ों को। सो सर एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आप जैसा बोलते हैं कि आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना चाहिए। आई ट्राई टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। पीपल क्रिटिसाइज मी फॉर दैट यू डू दिस ऑल थिंग्स, बट वहाँ वो हो रहा है, आप बिना पढ़े आप सपोर्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। हाउ टू सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन सर, एंड हाउ यू हैंडल सच सिचुएशंस? बहुत अच्छा प्रश्न है, पर लेकिन ये प्रश्न से मैं एक और बात बताना चाहूँगा। आपने एक पेड़ शहीदों के नाम जो विषय शुरू किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। क्या कैंपेन है? एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम। इस धरती पे दो ही लोगों का हम पे एहसान है, एक धरती माँ का और एक हमारी माँ का। हमारी माँ ने हमें जन्म दिया और हमारा पालन पोषण धरती माँ से हो रहा है। आप सब कुछ बना सकते हैं, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा मकान, बड़ी फैक्ट्री, लेकिन उससे आप ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकते। एक पेड़ लगाओगे तो वो धरती के लिए और सबके लिए शुभ होगा। इसलिए आप सब लोग एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जरूर जुड़ो। दूसरा, जिस दौर में हम हैं उसमें हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा इकोलॉजी और इकोनॉमी में।
पिछले दिनों हमने स्टूडेंट्स जो आप जैसे यूथ्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए आइडियाज़ फॉर लाइफ की बात करी है। हमारे आइडियाज़ फॉर लाइफ का अर्थ था सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव फूड वेस्ट, बैन या अल्टरनेट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल। और हमें भी फ्यूचर की लीडरशिप में इन विषयों को अपने इनोवेशन में, अपने काम में आगे प्रमोट करना होगा। अगर हमने वाटर सेव, फूड को वेस्ट फूड को सेव करना, एनर्जी को सेव करना, वेस्ट मैनेजमेंट, इन विषयों को अगर आगे बढ़ाया तो इकोलॉजी और देशवासियों की ज़रूरत में हम बैलेंस करके आगे चल सकते हैं और इन दोनों ही विषयों पे हमें लगातार आगे बढ़ना है। हेलो सर नमस्कार। या It's going to be very quick. Minister sir, my name is Rumit Walia. I represent Earthday.org, and he has been leading in so many initiatives: renewable energy, biodiversity, Mission Life, what you said. But now, what we really would like to see also the youth, that when can we expect climate education making into the NDCs, so that we also become a pioneer not just in environmental awareness and education, but also climate education. Thank you, sir. इसको लगातार कई विश्वविद्यालयों में अब पढ़ाया जाने लगा है और इसको लगातार अपने व्यवहार और प्रैक्टिसेस में भी किया जाने लगा है। और हमने IFM जैसे इंस्टीट्यूट का जो आगे बढ़ाने का काम किया है वो एक तरीके से फॉरेस्ट मैनेजमेंट और इन सारे इश्यूज़ पे आगे बढ़ाने के लिए किया है। हमारे देश को इस बात का गर्व है कि एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कुछ साइंटिफिक विषयों पे हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशन भी हैं। जैसे हमारा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो लगातार नई नई स्पीशीज़ वगैरह पे लगातार कार्य करते हैं। हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, देश का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, साइकॉन करके इंस्टीट्यूट है। ये सब एनवायरनमेंट से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पे पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर नमस्कार सर। प्लीज वन क्वेश्चन। सो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।